अभी तक जिस प्रकार से हमने देखा कि डिफरेंट आर्स को यूज़ करके हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह बचा सकते हैं, लेकिन आखिर इन संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों हमें इनको बचाने की या इनको प्रबंधन करने का मतलब क्या हम कह रहे हैं कि इनको हम मेंटेन करें कि कैसे वो आगे तक के लिए ज़रूरी पड़े। तो आखिर इनकी ज़रूरत क्यों है? तो अगर हम अपने आसपास आराम से देखो कि जितने भी हमारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम धरती से ही प्राप्त कर रहे हैं और अपने डे टू डे लाइफ की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्या ये ज़रूरतें पृथ्वी के बिना पूरी हो सकती हैं? तो नहीं। तुम ध्यान से देखो, कागज़, ईंधन, जितनी भी चीज़ें हैं हम प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं और जो कि इस धरती से हमें मिल रही है। इस धरती के अलावा अगर हमें एक चीज़ मिल रही है तो वह है सिर्फ सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा भी हमें बाहर से ज़रूर मिल रही है, लेकिन उसको हम प्रोड्यूसर्स के द्वारा देख चुके हैं लास्ट चैप्टर में कि कन्वर्ट करके कैसे हम सनलाइट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो यह जो हमारा जो संसाधन है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि यह जो संसाधन है वह जो है वह लिमिट है? क्या हमें कोयला या क्या हमें पेट्रोल हमेशा मिल सकता है? क्या हमें पानी हमेशा मिल सकता है? तो देखने से हमें लगता है कि आसपास तो बहुत पानी है, आसपास तो बहुत भोजन के पदार्थ हैं जो मिलेंगे, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं यह एक लिमिट में है और हमें इसके सही से उपयोग करना चाहिए ताकि हम इसका उपयोग अधिक समय तक के लिए कर सकें। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि वाई डू वी नीड टू कंजर्व और टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, और क्यों हम इसका प्रबंधन करें और क्यों प्रबंधन की ज़रूरत है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। इसका पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन, आखिर ये फ्यूचर जनरेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो हमारे जनरेशन जो कि हमारे आगे आने वाली हैं उनको ये संसाधन क्या प्राप्त होंगे? क्या वह इसका उपयोग कर पाएंगे? क्या उनके उपयोग के लिए यह वस्तु उपलब्ध रहेगी? कौन सी वस्तु? जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, क्या वह आगे जनरेशन को मिलेगी? क्या वो हमारी तरह पेट्रोल और कोयले का इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या वह जल जो शुद्ध रूप में जल मौजूद है, क्या उसका उपयोग करने के लिए उनके समय तक यह जल बचेगा? तो यही सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं, समझाती हैं कि हम किसी भी चीज़ को इस प्रकार मैनेज करके रखें ताकि वह आगे उपयोग के लिए ज़रूरी पड़े। आखिर फ्यूचर जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन जो है वो जिस स्पीड से बढ़ रहा है और हेल्थ केयर की सुविधाओं के कारण हमारे पॉपुलेशन के घनत्व में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके कारण क्या है कि ये सारी ज़रूरतों की सामान की जो आवश्यकता है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब इसके जब तेज़ी से यह बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या है, हमें ज़रूरत पड़ती है इन सारे संसाधनों की। अब यह संसाधन का मांग जो इतनी तेज़ी से बढ़ गया वह कहाँ से पूरा होगा? ये संसाधन तो लिमिट है। तो आखिर इस लिमिट संसाधन को हम अपने विवेकपूर्ण ढंग से विचार करके जब इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि वह हमें आगे जनरेशन को देने में फ़ायदा पहुंचाएगा। जिस प्रकार हमने देखा कि रिफ्यूज़, रीयूज़, रीड्यूस, इस तरीके की चीज़ों से हम अपने जो संसाधन है उसको बचा सकते हैं, तो यह करने से हमें फ्यूचर जनरेशन को यह सामान उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है लिमिटेड इन क्वांटिटी, मतलब ये सारे साधन सीमित हैं। क्या आपको लगता है कि पानी कभी खत्म नहीं होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जल खत्म भले ना हो, लेकिन पीने लायक जल जो है जिसका यूज़ हम पीने के लिए कर रहे हैं वह लिमिट में है। और इस प्रकार से हम यह देखेंगे कि अगर हम अपने जल को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो आने वाली जनरेशन के समय में हमें यह जल जो है वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं हो पाएगा, जो हमारे पीने योग्य नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से जल है, कोयला है, पेट्रोलियम्स हैं, इस तरीके चीज़ों को हमने क्या देखा कि कोयला और पेट्रोलियम
हमें कहाँ से प्राप्त होता है? धरती के अंदर से। अब धरती के अंदर इन चीज़ों को बनने में बहुत मतलब कि हज़ारों हज़ार साल लगते हैं, और जब हम उसका यूज़ करते हैं तो हम उसे डे बाय डे जल्दी से जल्दी यूज़ करते चले जाते हैं। तो जब ये ख़त्म होगा और इसके बनने के प्रोसेस में ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, तो फिर ये कैसे मैनेज हो पाएगा? तो इसलिए कहा जाता है कि इन चीज़ों को आप विवेकपूर्ण ढंग से धीरे धीरे इस्तेमाल करें, ताकि ये अन्य लोगों को भी इस्तेमाल के लिए मौजूद रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम जान रहे हैं कि हमारा जो संसाधन है वह सीमित है, तो हमें इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मतलब जो संसाधन हमें पृथ्वी के किसी भी जगह पे मिल रही है, उसका हम सभी लोगों को बराबर समान रूप से इसका उपयोग करने की मदद करें। यह ना हो कि सिर्फ कुछ शक्तिशाली और अमीर लोग ही पेट्रोल और ऐसी महंगी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं और बाकी जनसाधारण लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल रही है। तो इसी के लिए हमें जो चीज़ें हैं इन सबको अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए, ताकि पृथ्वी पे मौजूद हर लोग उस चीज़ का अच्छे से और उपयोग कर सकें। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के प्रबंधन की बात करते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनिंग का, खनन। तो हम क्या देखते हैं कि खनन जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी धातु को निकालने के लिए। तो जब हमने धातु का एक्सट्रैक्शन पढ़ा होगा पहले, तो हमने देखा है कि यह जो मेटल निकलता है उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, जिसको कि हम स्लैग या धातु मल कहते हैं, उसका भी होता है। तो जब वह निकलता है तो क्या यह धातु मल से हमने धातु को तो निकाल लिया शुद्ध करके, लेकिन यह धातु मल का आखिर क्या होगा? तो नेचुरल रिसोर्स के प्रबंधन में हमें इस बात का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इसके अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसका निपटारा कैसे होगा। धरती को बचाने की जब बात आती है, इसकी प्रबंधन की बात आती है, तो हमारा जो हम इंडियंस, हमारा जो वैदिक काल से चला आ रहा साहित्य और जो भी हमारी संस्कृति है, उसमें धरती को हमेशा माँ कहा गया है। इसलिए हमने इसके लिए हम बहुत सारी अपनी पहली पुस्तकें और जो सूक्तियाँ चलती थी हमारी संस्कृति की, उसमें हम ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि अथर्ववेद। उसमें हम यह जान सकते हैं कि धरती को बचाने के लिए किस प्रकार से कोशिशें जो हैं वह शुरू से ही की जाती हैं, और यह हमें बताया गया है उसके द्वारा कि कैसे धरती हमें क्या देती है और इसका हमें किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए। तो हमारे एग्जाम्पल्स में हम एक दो सूक्तियाँ देखते हैं और जानते हैं कि हम कैसे जल्दी से उसको धरती के प्रबंधन और धरती से हमें क्या मिलता है उसको हम जान सकते हैं। तो हमारे इंडियन लिटरेचर अथर्ववेद के 12.1.11 में हम देखते हैं कि एक सूक्ति दी हुई है, गिरियस्ते पर्वता हिमवंतोरण्यम ते पृथ्वी स्योन्मस्तु बंभो कृष्णा रोहिणी विश्वरूपाम ध्रुवाम भूमि पृथ्वीम मृद्युगुप्ताम अजिहंतो अक्षराध्याष्टाम पृथ्वी महम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? मात्र पृथ्वी के लिए नमस्कार। हे माता पृथ्वी, आपके पर्वत और आपके बर्फ से ढकी चोटियाँ, घने जंगल हमें शीतलता और सुखानुभूति का प्रदान करते हैं। हे माँ, आप अपने कई रंगों में विश्व स्वरूपा हो। भूरा रंग पहाड़ों के लिए, नीला रंग समुद्र के जल के लिए, लाल रंग फूलों के लिए। आप अपने विश्व स्वरूपा और विस्मयकारी रूप के कारण हे धरती माँ, आप ध्रुव की तरह हैं, दृढ़ हैं, अचल हैं। आप इंद्र की तरह सशक्त से हैं। आप नींव की जो अजीवित हैं वह अचल है, अटूट है, और उस पर हम दृढ़ता से खड़े हैं। तो इस श्लोक के द्वारा धरती माँ का जो गुणगान किया गया है, उससे हमें हमारी पौराणिक कथाओं में भी बतलाया गया है कि धरती हमें किस प्रकार से मदद करती है हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। अब इसके बाद हम दूसरा एक श्लोक देख लेते हैं जल्दी से। वह क्या है? तो हमारा दूसरा सूक्ति अथर्ववेद के 12.1.35 से लिया गया है। वह क्या है? एते भूमि विखनामि क्षिप्रम तदाति रोहुतो माँ
ते मर्म विमृगारी माते हृदयम पापीपम। इस श्लोक में हम यह देखते हैं कि बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का अगर सही से प्रबंधन नहीं किया गया तो इसके गंभीर घातक परिणाम हो सकते हैं। आधुनिक उत्पाद और उपभोग एवं अधिकतम धनार्जन की तकनीक से पृथ्वी के वनों पर्वतों को नष्ट कर दिया जा रहा है। खनिज पदार्थों को निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर खनन की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में बहुत सारे विच्छेदन कर पृथ्वी के मर्म स्थानों को चोट पहुंचाया जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इन्हीं सब के कारण बाढ़ और धरती का फटना, धरती से आग निकलना, इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं और यह कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को नष्ट करते जा रही है। इसका एक बहुत ही एग्जाम्पल अभी हम देख सकते हैं कि मेघालय में 1200 फीट नीचे की एक खनन की गई थी, जिसके कारण वहाँ पर से उस धरती में से ज्वलनशील पदार्थ और आग ज्वाला का निकलना स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं कि जैसे हम पृथ्वी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी हमें किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई विनाशकारी संदेश दे रही है।